Hello everyone, Sheikh sir is back with a new video, structure of atom and nuclei. आज स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं. These are the important topic. वेरी फर्स्ट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी. स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी को समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं. सपोज हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है. अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या है? बाउंडेड है. और जिस एनर्जी से बाउंडेड है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है? -11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना एनर्जी से ये क्या इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाउंडेड है. इन हाइड्रोजन एटम हमने ये देखा था. लेकिन स्टूडेंट अगर मैं एक बात कहूं, मान लो मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट से, यू नो स्टूडेंट, इनफाइनाइट मतलब कहीं दूर से किसको किसको लेके आना, मुझे प्रोटॉन को एंड इलेक्ट्रॉन को दोनों करके लेके आना है इनफाइनाइट से, और एक जगह ला करके क्या करना है, न्यूक्लियस बनाना है. ओके. जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब दूर से, इलेक्ट्रॉन को दूर से नजदीक लेके आऊंगा और एक जगह इन लोगों को मैं बनाऊंगा, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे लगेगा, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये दोनों के एक दूसरे से बॉन्डेड है. सो 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुझे लगेगा. दूसरे वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से सेपरेट करना है, यू नो, एक दूसरे से क्या करना है, हमें अलग करना है, तभी भी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को देना पड़ेगा इसको, ताकि वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए. राइट. तो सेम चीज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जगह पे अगर हम लोग न्यूक्लियन की बात करते हैं, अब सबको पता है न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियन बनाते हैं. तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए, ये स्टूडेंट सेपरेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी. क्या बोलेगा, बाइंडिंग एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू मेक देम फ्री, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्री करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी. अब देखो समझने की कोशिश करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को. अब बाइंडिंग एनर्जी किसका होगा, मान लो हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये एटम समझ लो, एटम के अंदर न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के अंदर से हम लोग किसको किसको अलग कर रहे हैं, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को. तो इसका बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग ईबी से शो करते हैं. किसे शो करते हैं स्टूडेंट, ईबी से. तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, न्यूक्लियन के अंदर से क्या हो रहा है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों ना अलग हो रहे हैं. तो इसका एक फॉर्मूला बनता है. तो ईबी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे डेल्टा एम लिखते हैं. डेल्टा एम का मतलब होता है मास डिफेक्ट. तो डेल्टा एम अपने को क्या मिलेगा, यहां से देखो, जेड ऑफ एमपी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. Zn का मतलब होता है स्टूडेंट मास डिफेक्ट. क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है. Mp का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और Z मतलब कितना एटॉमिक नंबर है उसका. Mn का मतलब होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और M का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस. और हमने क्या देखा था, कभी भी जो मास न्यूक्लियस का होता है, उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मास किसका होता है, न्यूक्लियन का होता है. तो इन न्यूक्लियन के मास से अगर हम लोग न्यूक्लियस का मास निकाल देते हैं, तो जो भी मास हमें बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मास डिफेक्ट. अब इसके आगे देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, अगर आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाते, उसने क्या बताया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ये स्टूडेंट डेल्टा एम भी ले सकते हैं हम लोग स्मॉल मास के लिए. इसका मानना क्या था, जो भी एनर्जी होती है ना, वो मासेस के फॉर्म में होती है. अगर आपका मासेस इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो मासेस इंक्रीज हो रहे हैं. तो डायरेक्टली रिलेशन इसके साथ रखता है. तो अगर इसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग, तो एम की जगह पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर. इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं. तो ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी. डेल्टा एम की जगह ये सारा वैल्यू पुट कर दो.
तो ZMP प्लस NMN माइनस M, और ये क्या हो जाएगा C²। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। किसके लिए मिल जाएगा स्टूडेंट? बाइंडिंग एनर्जी के लिए। तो वो भी आपको समझ में आया होगा बाइंडिंग एनर्जी। तो वापस एक बार देखते हैं, किसी भी अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट में जो न्यूक्लियस होता है, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है, कितने एनर्जी के साथ बाउंडेड होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। अगर मुझे इनफाइनाइट से किसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नजदीक ला करके बाउंड करना है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। या तो दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, उनको अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो भी इतना ही होगा। इन केस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उनको सेपरेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो समटाइम्स डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ से डेल्टा एम इक्वल टू क्या मिलेगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और एडिशनल इक्वेशन में इसको पुट कर दिए तो अपने को बाइंडिंग एनर्जी का एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया ना? अब देखो हम लोग इसको ना ग्राफ के थ्रू समझते हैं। नाउ ये जो बाइंडिंग एनर्जी था इसको हम लोग डायग्राम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हम लोग ने ये जो ग्राफ लिया है, ये ग्राफ किसके वर्सेस में? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस किसके साथ हो रहा है? मास नंबर। इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ देख रहे हैं वेरी फर्स्ट। ठीक, जब हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या पता चलता है? ये H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन का मास है, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन का मास है, कौन सा वाला मास है? एक्चुअली हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, बट उसके आइसोटॉप्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये ड्यूटेरियम है। कौन सा है? ड्यूटेरियम। अगर इसकी बात करेंगे तो ड्यूटेरियम हैज मिनिमम, क्या इसके पास मिनिमम EB पर A, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है? ड्यूटेरियम की होती है। और ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे लेस स्टेबल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? लेस स्टेबल। और जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक मास नंबर को इंक्रीज करेंगे, किसको इंक्रीज करेंगे? एटॉमिक मास को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होते जाएगा। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा? थोड़ा वो स्टेबल होते जाएगा। सेकेंड चीज। थर्ड चीज, जैसे ये बढ़ते गया स्टूडेंट, बढ़ने के बाद जब इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज क्या होगी? 50 to 80 जो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट होंगे, यहाँ पे ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर होंगे वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। किसके रेंज में? 50 से लेकर के, ये 56 है तो नियर अबाउट यहां से लेकर के इसके बीच में समझ लो 50 to 80। इसके आगे हम लोग हमारा एटॉमिक मास नंबर को अगर इंक्रीज करते, ये एटॉमिक मास नंबर को अगर इंक्रीज करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा ना वो डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? देखो डायग्राम क्या बोल रहा है, अगर हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट एक पॉइंट आ जाता है Fe, जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 56। उसके बाद क्या होगा? आपका बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अगेन 50 से 80 के बीच में ही क्या होगा? उसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। बट एटॉमिक मास नंबर 80 के आगे बढ़ेंगे तो आपका स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक मास नंबर इनके बीच में क्या होगा? ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा स्टूडेंट। क्या होगा? अबव 80, ये क्या एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है ना? इसके आगे क्या होगा? हमारा न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होते जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो आपको ये ग्राफ में क्या याद रखना है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सबसे लेस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कौन है? हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है। धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होगा और उनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन 50 से 80 के रेंज वाली की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आयरन की तो ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है और मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। इसके आगे और एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग
तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। टॉपिक स्टूडेंट रेडिएटिव डीके। रेडिएटिव डीके को समझने के लिए हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, हमें पता है कि बहुत सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक के अनचेंज रहते हैं, बिल्कुल भी उनके न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। चेंजेस आने का मतलब क्या होता है, मे बी उनका जो भी एटॉमिक मास होगा वो मे बी चेंज होगा, मे बी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो न्यूक्लियस क्या होगा, चेंजेस होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे रेडिएटिव डीके की, मान लो अगर हमारा न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, अगर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का इमिशन हो रहा है, अगर इसका इमिशन होगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, चेंजेस आएगा, और जो भी चेंजेस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीके बोलते हैं स्टूडेंट। अब न्यूक्लियस के अंदर पे क्या होगा, चेंजेस होगा, चेंजेस होने के बाद कुछ वो नया आइटम फॉर्म करके देगा, राइट ना। अब न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस जो आ रहा था उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, पेरेंट्स न्यूक्लियस। चेंज होने के बाद जो भी वो फॉर्म करके अपने को प्रोडक्ट दिया उसको हम लोग बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। क्या बोल देंगे, डॉटर न्यूक्लियस। और ये जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटिव डीके। क्या बोलेंगे, रेडिएटिव डीके स्टूडेंट। तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए रेडिएटिव डीके क्या होता है। जब कभी भी न्यूक्लियस के अंदर इमिशन होता है या उनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होता है, चेंजेस होने के बाद कोई नया न्यूक्लियस फॉर्म करके देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएटिव डीके। और जिस न्यूक्लियस में चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स न्यूक्लियस। और जो नया न्यूक्लियस फॉर्म करके देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियस। स्टूडेंट समझ में आ गया रेडिएटिव डीके क्या आता है। इसको अगर समझ में आ गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, टाइप्स ऑफ डीके। कितने टाइप के डीके होते हैं, 1 बाय 1। तो वेरी फर्स्ट हम लोग देखते टाइप्स इसके। टोटल ये 3 टाइप के डीके फॉर्म करते हैं स्टूडेंट। तो एक तो होता है अल्फा डीके, नेक्स्ट बीटा डीके, लास्ट वाला जो है गामा डीके। स्टार्ट करते हैं अल्फा डीके से। अल्फा डीके में क्या होता है आपको समझना जरूरी है। मान लो अल्फा डीके जब कभी भी होता है ना तो उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल इमिट्स होते हैं। तो पॉइंट वाइज में लिखता हूं तो आप समझने की कोशिश करना। इसके अंदर से क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल जो है ना वो इमिट्स होंगे। अब ये जो अल्फा पार्टिकल इमिट्स हो रहे वो अल्फा पार्टिकल्स होंगे किसके, हीलियम न्यूक्लियस के होंगे, हीलियम न्यूक्लियस। यहां से क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल इमिट होगी। किसी ने पूछा आपसे अल्फा डीके में क्या होता है, वेरी फर्स्ट दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, कुछ ना कुछ इमिट होगा। तो इमिट कौन होगा, अल्फा पार्टिकल। ओके, जब कभी भी अल्फा डीके होता है तो इसके अंदर ना कुछ लूज होता है न्यूक्लियस के अंदर। डीके होना मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो न्यूक्लियस के अंदर से कौन कौन क्या लूज करेंगे, तो सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना कितना लूज होंगे, 2 इन लोग लूज होंगे। 2 प्रोटॉन लूज होंगे और 2 न्यूट्रॉन लूज होंगे। कब होंगे, जब अल्फा डीके होगा। नेक्स्ट, जब ये डीके होंगे तो इनका कोई ना कोई एक्सप्रेशन भी बनेगा। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लो आपका एक्स क्या पेरेंट्स है, ZA। जब ये किस में गया, डीके में गया, तो आपको क्या फॉर्म करके देगा, ये पेरेंट्स। तो इसके अंदर आपका 2 कम हो जाएगा और इसके अंदर कितना होगा, 4 कम। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है किसके लिए बना, अल्फा डीके के लिए। स्टूडेंट पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको। वेरी फर्स्ट आपको क्या याद रखना, अल्फा डीके के अंदर कौन इमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल कहां से इमिट होंगे, हीलियम न्यूक्लियस के पास से। जब न्यूक्लियस में डीके होगा तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन लूज होगा। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन कैसे शो करेंगे, ZX से Z-2 Z-4 और प्लस अल्फा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं। और अल्फा डीके कहां पे पॉसिबल है, ये वही पॉसिबल है जिसका एटॉमिक मास 210 से ग्रेटर होगा। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास किससे ज्यादा होगा,
एटॉमिक मास 210 से ज्यादा होगा तो वहीं पे ही अल्फा डीके पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अल्फा डीके का, तो हम लोग ले लेते हैं एक बिस्मुथ ले लेते हैं। क्या लेंगे स्टूडेंट? बिस्मुथ। बिस्मुथ का एटॉमिक नंबर सबको पता है, ये हम लोग Bi ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका होता है स्टूडेंट 83 और 212 इसका एटॉमिक मास होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक पैरेंट्स न्यूक्लियस मिलेगा। पहले तो Y लिख देते हैं। देखो इसमें से 2 एलिमेंट कम होंगे तो क्या मिलेगा आपको? 81। इसमें 4 कम कर देंगे आप तो 208, और ये जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं थैलियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? थैलियम। तो ये बिस्मिथ में हम लोग ने अल्फा डीके किया तो हमको मिल गया थैलियम, और अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो इस तरीके से क्या होता है? अल्फा डीके। अब ये अल्फा डीके में कुछ डाउट है? देखो कौन कौन से पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए जो की पॉइंट्स है? अल्फा इमिट होता है। कहां पे अल्फा डीके पॉसिबल है? जिसका एटॉमिक मास 210 से ग्रेटर है। अल्फा डीके में होता क्या है? 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन लूज होते हैं। एक्सप्रेशन इस तरीके का होगा। देखो अपने यहाँ से बिस्मुथ का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, बिस्मुथ से क्या बन गया? ये थैलियम बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये न्यूक्लियस से डॉटर बन रहा है, न्यूक्लियस से जब वो डॉटर बनेगा तो क्या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? यस। जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम लोग यहाँ पे शो कैसे करेंगे? डिनोट करेंगे Q से। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा? Q। सबसे पहले आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी होता है वो मासेस के फॉर्म में भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस xm ले लेंगे। इसके अंदर से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। कौन माइनस हो रहा है? मास ऑफ डाउटर न्यूक्लियस, राइट। फिर और कौन माइनस करेंगे इसके अंदर? हम लोग मास ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे हम लोग मास ऑफ हीलियम ले लेते हैं। अगर आप लोग कैपिटल M लेंगे तो यहाँ पे आपको x देना पड़ेगा, कैपिटल M लेंगे तो यहाँ पे y देना पड़ेगा, और यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई करेगा? c²। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसके लिए? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ड्यूरिंग द अल्फा डीके। होप ये आपको समझ में आ गया होगा अल्फा डीके कैसे होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीटा डीके। अब बीटा डीके के अंदर होता क्या है? जैसे अल्फा के अंदर कौन इमिट हो रहा था? अल्फा पार्टिकल। तो बीटा के अंदर कौन इमिट होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो होता है इमिट्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन इमिट क्यों होता है? ताकि वो कन्वर्ट कर सके। क्या कर सके स्टूडेंट? कन्वर्ट किसको? प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सके। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन में ये क्या कर सके? कन्वर्ट। तो देखो अगर एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग को तो हम लोग को क्या मिलेगा? एन से कौन चेंज हो रहा है? प्रोटॉन। और बाहर कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ ना एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर आएगा, एंटी न्यूट्रिनो। स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं ये, एक एंटी न्यूट्रिनो होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रिनो होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और उनके मासेस भी क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है। तो बीटा डीके में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं। क्यों इमिट होते हैं? ताकि वो न्यूट्रॉन को जो है कन्वर्ट कर सके प्रोटॉन में। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हमने लिखा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और एंटी न्यूट्रिनो बना दे रहा है। जब कभी भी बीटा डीके होता है ना, तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 न्यूट्रॉन क्या होगा आपका? लूज होगा। 1 न्यूट्रॉन क्या होगा आपका? लूज। और 1 प्रोटॉन क्या होगा आपका? प्लस होगा, गेन होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बीटा डीके में क्या होगा? 1 न्यूट्रॉन लूज होगा और 1 प्रोटॉन क्या होगा? गेन होगा। अगर इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो एक्सप्रेशन अपने को क्या मिलेगा? Z x a, जब ये डॉटर बनाएगा तो Z +1 हो जाएगा। क्यों Z +1 होगा? क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे गेन हो रहा है, बट एटॉमिक मास विल बी सेम।
इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा प्लस एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। ओके स्टूडेंट, अभी देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे स्टूडेंट, कोबाल्ट ले लेते हैं। कोबाल्ट 27 होता है और एटॉमिक मास नंबर इसका कितना होता है 60। अब इसको हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, इसके अंदर प्लस 1 करेंगे तो 28 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। 28 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकल बोलते हैं। और इसके अंदर से कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। समझ में आया स्टूडेंट। बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं, क्यों इमिट होते हैं, ताकि वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना सके। तो हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन दे दिया और क्या बताया, बीटा डीके के अंदर 1 न्यूट्रॉन लूज होता है, 1 प्रोटॉन क्या होता है, गेन होता है। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा भी डीके इसके अंदर होता है, बीटा प्लस डीके करके, बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना रहा था तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या फॉर्म करेगा, पोजिस्ट्रॉन, और ये हो जाएगा न्यूट्रिनो। पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, सेम चार्ज होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो होता है एग्जैक्ट इसका भी वही होता है, बट साइन क्या होता है, इसका प्लस होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट साइन क्या हो जाएगा, प्लस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिस्ट्रॉन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ZXA, जब ये डॉटर फॉर्म करेगा, देखो यहाँ पे प्रोटॉन से क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है, मतलब प्रोटॉन क्या हो रहा है, अभी आपका लूज हो रहा है, न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसका उल्टा, यहाँ Z+1 था तो Z-1 होगा, A विल बी सेम, और क्या फॉर्म करेगा, पोजिस्ट्रॉन, और एंटी की जगह क्या फॉर्म करेगा, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो फॉर्म कर लेगा। एक एग्जांपल इसके लिए भी ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट सोडियम का। सोडियम का 11 एटॉमिक मास नंबर 22, 23 भी होता था, अप्रोक्सीमेट 22 अभी हम लोग लेंगे। तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखो Z-1, 10 में से 1 गया तो कितना है, 11 में से 1 गया तो 10 हो जाएगा, 22 में विल बी 22 सेम ही रहने वाला है, फॉर्म करेगा, और ये न्यूट्रिनो। स्टूडेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियॉन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नियॉन, Ne आ जाएगा। वो भी आपको दोनों समझ में आ गया होगा, बीटा डीके क्या होता है और बीटा प्लस डीके क्या होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, जब कभी भी ये डीके होगा तो क्या एनर्जी रिलीज होगा, यस, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और यहाँ पे भी एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। तो यहाँ पे भी Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मास ऑफ द पैरेंट्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो मास ऑफ द क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन c²। तो ये इसका क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला। होप ये डीके आपको समझ में आ रहा होगा शॉर्ट फॉर्म में, बट इसको दिमाग में रखना, बहुत वैल्यू इसकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है गामा डीके, गामा डीके को हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। जब तक के लिए इसको आप अच्छे से स्टडी कर लो। थैंक यू सो मच।